नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन का जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर से आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन लगभग हर जेई और एई के एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो जेई का हो, एई का हो, टेक्नीशियन का हो, किसी का भी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचों में इस सेशन से देखने के लिए लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो सबसे पहले देखो, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आती है इसकी फुल फॉर्म आती है। सबसे पहले मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, देखो आपको यहाँ पर देखना होगा, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। पहला है बेसिक पैरामीटर और एम्पलीफायर। जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसके जो बेसिक पैरामीटर होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये जो यहाँ पर है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, पावर गेन और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ये तीनों क्या होते हैं, एम्पलीफायर के बेसिक पैरामीटर होते हैं। एक नंबर में आ जाता है, बोलता है बेसिक पैरामीटर ऑफ एम्पलीफायर। ऑप्शन दे रखे होंगे 4, तो उसमें आपको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, पावर गेन और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ये ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, पावर गेन और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों पड़ गई। जो मल्टी स्टेज है उसकी आवश्यकता, हमें स्टेज की आवश्यकता यहाँ पर पड़ गई बाई ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर आर नॉट मीट डिजायर्ड वैल्यू। जो हमें डिजायर्ड आउटपुट था वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से नहीं मिल पाया। तब देन द मल्टी स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीफायर आर कनेक्टेड टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तब हमने क्या करा, जो इंडिविजुअल एम्पलीफायर थे उसकी मल्टी स्टेजेस को हमने यूज करा, एक दूसरे से कनेक्ट करा, और इसलिए कनेक्ट करा एक डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमने इंडिविजुअल एम्पलीफायर की मल्टी स्टेजेस को यूज करा। तो ये तो आपके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, ये वाली लाइन ये समझाया गई है कि इसमें मल्टी स्टेज को हम क्यों यूज कर रहे हैं। मल्टी स्टेज को यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिल पाई थी एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से, इसलिए हमने इंडिविजुअल एम्पलीफायर की मल्टी स्टेज को यूज करके एक डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त किया। अब इसकी आ जाती है डेफिनेशन में क्या है, व्हेन सेवरल स्टेजेस ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड देन इट इज नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। जब आप सेवरल स्टेज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की यूज करेंगे, बहुत सारी स्टेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, तो वो एम्पलीफायर हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, सेवरल स्टेजेस आर कनेक्टेड, ये आपको दे रखा होगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज, तो इसमें दे रखा होगा सेवरल स्टेजेस आर कनेक्टेड। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके लिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की डेफिनेशन, क्या होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। और यहाँ पर मैंने आपको बता दीजिए ये जो एम्पलीफायर के जो बेसिक पैरामीटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और ये लाइन जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि इसमें जो है मल्टी स्टेज हम क्यों यूज करते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ेगी हमने, क्योंकि हमें सिंगल स्टेज यूज करने में क्या नुकसान था। तो ये लाइन बताती है कि मल्टी स्टेज हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए हमने सिंगल जो इंडिविजुअल एम्पलीफायर थे उनकी मल्टी स्टेजेस को कनेक्ट करके एक डिजायर्ड रिजल्ट हमने प्राप्त किया। अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम, इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज वर्क एज द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज कैस्केडिंग। अब यहाँ पर आ गई बात मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को कनेक्ट करने की। तो कैसे कनेक्ट करना है, जो हमारा एम्पलीफायर था फर्स्ट वाला, उसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट वाले के लिए क्या करेगा, इनपुट की तरह वर्क करेगा। यही तो कहा गया है, इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज वर्क एज द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज कैस्केडिंग। तो इस टाइप की कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग बोलते हैं। अब कैस्केडिंग किसके द्वारा की जाती है, तो कैस्केडिंग किसके द्वारा की जाती है, डिफरेंट कपलिंग डिवाइस। अब वो कौन कौन सी डिफरेंट कपलिंग है,
रेजिस्टेंस कैपेसिटर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है और डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के कितने मेथड हो गए? 3, एक रेजिस्टर कैपेसिटर द्वारा, एक ट्रांजिस्टर द्वारा और डायरेक्ट हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं बिना किसी कपलिंग के, तो वो हमारी कपलिंग कहलाएगी डायरेक्ट कपलिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या हो रहा था, जो एक स्टेज वो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य कर रही थी। तो ऐसी जो कनेक्शन कहलाएगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, वो कैस्केडिंग कहलाएगी। अब कैस्केडिंग किससे करते हैं हम? कपलिंग डिवाइस से करते हैं। अब वो कौन कौन सी कपलिंग डिवाइस हैं? रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और ट्रांजिस्टर हो सकता है। यहाँ ट्रांजिस्टर की जगह ट्रांसफार्मर होगा, ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में बेसिक पैरामीटर क्यों यूज करते हैं और क्या पर्पज़ है हम यूज करने का, क्योंकि हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करने के लिए मल्टी स्टेज यूज करी। अब यहाँ पर मल्टी स्टेज की क्या है, यहाँ पर मल्टी स्टेज की ये डेफिनेशन है, मल्टी स्टेज इज सेवरल स्टेज आर कनेक्टेड टुगेदर। यहाँ पर ये कैस्केडिंग के बारे में बताया गया है, हम मल्टी स्टेज की कैस्केडिंग कैसे करते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से और ट्रांसफार्मर से, और डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पर है नीड ऑफ कपलिंग, कपलिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं, कपलिंग डिवाइस, नीड ऑफ कपलिंग डिवाइस, कपलिंग डिवाइस क्यों यूज कर रहे हैं, पूछता है, एक नंबर में आता है क्यों यूज करते हैं। तो ट्रांसफ़र द AC सिग्नल फ्रॉम वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर विदाउट डिस्टर्बिंग द सिग्नल, यानी कि इन्होंने ये बताया है कपलिंग डिवाइस हम इसलिए यूज करते हैं AC सिग्नल को एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बिना किसी डिस्टॉर्शन के ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, कपलिंग डिवाइस यूज करते हैं। दूसरा DC कंपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए, तो यहाँ पर दो हो गई, AC को पास करने के लिए, DC को ब्लॉक करने के लिए। आप सिंपल भाषा में इतना ध्यान रखेंगे, कौन सा, एक तो AC को पास करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए, और DC को ब्लॉक करने के लिए, इतना आप ध्यान में रखना है आपको। अब ब्लॉकिंग यहाँ पर पढ़ लेते, ये लाइन क्या है, ब्लॉकिंग द ट्रांसफ़र ऑफ DC फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज। इसका DC कंपोनेंट का मतलब है एक स्टेज की DC को दूसरी स्टेज की DC से अलग करना ही क्या कहलाता है, उसका कपलिंग डिवाइस का काम होता है। दूसरा अवॉइड लोडिंग इफेक्ट, ये तीन काम हो गए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तीनों। पूछता है कपलिंग डिवाइस की आवश्यकता क्या है, एक तो AC को पास करने के लिए, DC को ब्लॉक करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा लोडिंग इफेक्ट है उसको अवॉइड करने के लिए ये कपलिंग डिवाइस हम यहाँ पर यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल कपलिंग नेटवर्क, अब यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल कपलिंग नेटवर्क। जो आइडियल कपलिंग नेटवर्क होते हैं उनकी क्या क्या आवश्यकता होती हैं। पहली आवश्यकता होती है नो DC वैल्यू पास, यानी कि DC वैल्यू को पास नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है ओनली AC सिग्नल पास फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। तो पहला हो गया, पहली आवश्यकता हो गई आइडियल कपलिंग, DC कंपोनेंट पास नहीं होना चाहिए, नो DC वैल्यू पास, ओनली AC सिग्नल पासेस। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, नेग्लिजिबल वोल्टेज लॉसेस, कोई भी वोल्टेज लॉसेस नहीं होनी चाहिए आइडियल कपलिंग में। इम्पिडेंस ऑफ कपलिंग नेटवर्क मस्ट बी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, जो हमारी कपलिंग नेटवर्क की इम्पिडेंस है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो कितनी आवश्यकताएं हो गई, 4 हो गई। पहला नो DC सिग्नल पास, नो DC सिग्नल या वैल्यू पास, ओनली AC सिग्नल पासेस, नेग्लिजिबल वोल्टेज लॉसेस, और इम्पीडेंस ऑफ कपलिंग नेटवर्क मस्ट बी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। तो ये आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम कपलिंग के मेथड। जैसे हमने कपलिंग डिवाइस देखा था, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और डायरेक्ट कपल, वैसे ही कपलिंग के मेथड हो जाएंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। कपलिंग मेथड के आधार पर जो हमारा एम्पलीफायर होते हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, दूसरा हो गया ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और तीसरा हो गया हमारा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पर ये पूरा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के हम देख सकें उसके बेसिक पैरामीटर क्या होते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ेगी उसकी, क्योंकि हमें सिंगल स्टेज से डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने मल्टी स्टेज एक इंडिविजुअल एम्पलीफायर की मल्टी स्टेज को कनेक्ट करके डिजायर्ड आउटपुट लिया। अब पूछता है मल्टी स्टेज में क्या होता है, तुम जानते ही हो सेवरल स्टेजेस क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। फिर हमने कपलिंग डिवाइस देखी, फिर कपलिंग डिवाइस की नीड देखी, क्यों है, क्योंकि एसी सिग्नल पास होना चाहिए बिना डिस्टॉर्शन के और डीसी ब्लॉक होना चाहिए, लोडिंग इफेक्ट अवॉइड होना चाहिए। अब हमने देखा आइडियल कपलिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोई भी डीसी वैल्यू पास नहीं होनी चाहिए, ओनली एसी पास होनी चाहिए, नेग्लिजिबल वोल्टेज लॉस होना चाहिए और साथ ही साथ जो इम्पीडेंस कपलिंग की इम्पीडेंस है वो फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उससे चेंज नहीं होना चाहिए फ्रिक्वेंसी चेंज होने पर। फिर हमने देखा जो कपलिंग के मेथड है वो है, कपलिंग के मेथड कितने हैं, 3 हैं, एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, फिर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पर नए हैं डेल्टा क्लासेस पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है उसका पूरा क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, आप भी उसको रिवीजन कर सकें। तो आप भी मेरे साथ इसको फास्ट मोड में देख सकते हैं और साथ ही साथ जैसे आप देखने की इच्छुक हैं वैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर रोल ऑफ कैपेसिटर इन एम्पलीफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट में कैपेसिटर का क्या रोल है। अब आपको मैं बता दूं ये हमारा कपल्ड है पूरा, एक ट्रांजिस्टर ये है, एक एम्पलीफायर ये है, एम्पलीफायर सर्किट देखो एक एम्पलीफायर स्टेज ये, एक एम्पलीफायर स्टेज ये। अब इसको हम कपल कर रहे हैं किससे, एक तो ये है हमारा कैपेसिटर, रजिस्टर और कैपेसिटर द्वारा यहाँ पर कपल्ड किया गया है, ये रजिस्टर कैपेसिटर कपलिंग है। तो यहाँ पर ये कपलिंग, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर और C1 C2 C3 ये क्या है, कपलिंग कैपेसिटर है। सबसे पहले आप ये देखो पूछता है एम्पलीफायर सर्किट में कितने कैपेसिटर यूज होते हैं। तो एम्पलीफायर सर्किट में 2 कैपेसिटर हुए होते हैं, एक होता है कपलिंग कैपेसिटर और दूसरा होता है बाईपास कैपेसिटर। अब इनके बारे में डिटेल्ड में हम डिस्कस कर लेते हैं, इनका क्या क्या वर्क होता है, कितनी रेटिंग के होते हैं। अब सबसे पहले देखो कपलिंग कैपेसिटर, मैं आपको बता दूँ ये जो कपलिंग कैपेसिटर होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है बताइए इसकी रेटिंग बताइए और कैसा होता है। इसकी रेटिंग जो होती है वो 10 माइक्रोफैरड की होती है और साथ ही साथ ये पूछता है किस प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे गैंग कैपेसिटर होता है। तो कपलिंग कैपेसिटर कैसा होता है, गैंग कैपेसिटर होता है, 10 माइक्रोफैरड की इसकी रेटिंग होती है। कौन कौन से होते हैं, C1 C2 C3 ये क्या है हमारे कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। फिगर दे देता है और पूछता है बताइए इसमें कपलिंग कैपेसिटर कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा ये जो है C1 C2 C3 ये क्या है, कपलिंग कैपेसिटर है। आप यहाँ पर देखते हैं क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, विच पासिस एसी सिग्नल, क्या करता है ये एसी सिग्नल को पास करता है। ये जो कपलिंग है इनका काम क्या है, एसी को पास करना, इस स्टेज की एसी को इसमें पास करना, साथ ही साथ डीसी को ब्लॉक करना। ये जो डीसी है इस वाली स्टेज की डीसी को इसमें ना जाने देना, यानी कि रोकना डीसी को। तो एसी को तो पास करा रही है इस स्टेज की इसमें को, लेकिन इस स्टेज की डीसी को जो वॉइसिंग हम करते हैं ना डीसी से, यहाँ पर शो नहीं की गई है, उस वॉइसिंग को क्या करना, ब्लॉक करना। तो यही तो बोल रहा है ये। अब एसी को कैसे पास करता है, आप जानते हैं एसी की फ्रिक्वेंसी हाई होती है। अब पहले सबसे पहले डीसी के लिए देख सकते हैं, क्योंकि डीसी के लिए क्या कर रहा है ये, ब्लॉक कर रहा है। कैसे करता है, डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है F=0 होती है डीसी के लिए। जब F=0 रख देंगे तो एक्सी जो हमारी सिंक्रो कैपेसिटर रिएक्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जो रेजिस्टेंस है करंट के लिए वो इन्फिनिटी है, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा। तो कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक करता है। अब जानते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी एसी की हाई होती है, तो हाई होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, तो एसी को पास करेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हम अपने अगले की तरफ।
अब पढ़ते हैं बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर की रेटिंग पूछता है, रेटिंग है 100 माइक्रो फैराड। तो आपको समझ में आ गया, जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर था 10 माइक्रो फैराड का गैंग कैपेसिटर था, और जो बाईपास कैपेसिटर इसको हम एमीटर कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये कौन कौन सा होता है, ये वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा कौन सा कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर, या इसको हम एमीटर कैपेसिटर भी बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर, CE, ऑल्सो नोन एज एमीटर बाईपास कैपेसिटर। इसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं। इन केस ऑफ DC दिस कैपेसिटर बिकम ओपन सर्किट। अब DC के केस में दोनों, चाहे वो बाईपास हो चाहे कपलिंग हो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो बाईपास कैपेसिटर हो चाहे कपलिंग कैपेसिटर हो, दोनों के दोनों हमारे किसकी तरह वर्क करते हैं। देखो, चाहे कपलिंग कैपेसिटर हो चाहे हमारा बाईपास कैपेसिटर हो, दोनों के दोनों DC को ब्लॉक करेंगे, यानी कि ओपन सर्किट की तरह वर्क करेंगे, और AC को पास करेंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ DC दिस कैपेसिटर बिकम वन सर्किट, बट इन केस ऑफ AC दिस कैपेसिटर बिकम शॉर्ट सर्किट। तो जैसा मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर DC के लिए क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। क्यों, क्योंकि DC की फ्रिक्वेंसी 0 होती है, इसीलिए जो कैपेसिटर रिएक्टेंस हो जाती है वो हो जाती है इनफाइनिटी, यानी कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा DC में। ऐसे ये वाला AC के लिए शॉर्ट सर्किट करेगा। तो वाई शॉर्ट सर्किटिंग, द मैक्सिमम AC करंट बाईपास फ्रॉम दिस कैपेसिटर एंड नेग्लिजिबल करंट फ्लो थ्रू द पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर RE, डेट इज इफेक्ट ऑफ RE गेट नलिफाइड। अब आपको ये समझ में होगा कि देखो यहाँ पर इसने कर दिया DC को ब्लॉक, अब AC को कर रहा है पास, यानी कि इसकी जो वाइसिंग DC वाइसिंग है इसको नहीं जाने दे रहा। लेकिन यहाँ पर जो एमीटर पे AC आई है उसको क्या करेगा, ये जैसे ही यहाँ पर AC आ जाएगी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मैक्सिमम जो करंट होगी वो यहाँ से फिल होगी। अब यहाँ से फिल हो जाएगी, यहाँ से होगी कम, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे कम, यानी कि इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जो एमीटर रेजिस्टेंस है उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, नलिफाइड कर रहा है। आता है क्वेश्चन कि जो बाईपास कैपेसिटर है उसमें जो AC के लिए पास करता है तो ये क्या करता है, एमीटर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को नलिफाइड करता है। तो आपको यहाँ पर आगे होगा समझ में। बट व्हेन, अब आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर का इफेक्ट को क्या करता है, नलिफाई करता है। बट व्हेन जो हमारा एमीटर बाईपास कैपेसिटर एब्सेंट हो जाए, अब एक क्वेश्चन आता है, पूछता है कि यदि बाईपास कैपेसिटर ना हो सर्किट में तो क्या इफेक्ट होगा। व्हेन कॉमन जो हमारा बाईपास कैपेसिटर है एब्सेंट हो, देन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ RE द गेन ऑफ एम्पलीफायर सर्किट विल बी रिड्यूज। अगर ये कैपेसिटर ना हो यहाँ पर, ये वाला बाईपास कैपेसिटर, तो इसका इफेक्ट होगा, और जब इसका इफेक्ट होगा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, गेन जो हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। किसके कारण, एमीटर रेजिस्टेंस, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस गेन ऑफ एम्पलीफायर सर्किट विल बी रिड्यूस। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। दो कैपेसिटर होते हैं, एक कपलिंग हो गया, एक कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर, और यहाँ पर ये फिगर हो गया रेजिस्टेंस कपलिंग मेथड का। अब मैंने बताया था कौन कौन से कैपेसिटर होते हैं, ये हो गए कपलिंग कैपेसिटर, ये हो गए बाईपास कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर की रेटिंग मैंने बताई थी 10 माइक्रो फैराड, और जो बाईपास कैपेसिटर हैं ये 100 माइक्रो फैराड के होते हैं। और जो कपलिंग कैपेसिटर होता है वो कौन सा होता है, ये कपलिंग कैपेसिटर गैंग कैपेसिटर कहलाता है। अब दोनों के दोनों क्या करते हैं, AC को पास करते हैं और DC को ब्लॉक करते हैं। ये AC को पास करेगा और ये भी AC को पास करेगा। ये AC को पास करेगा क्योंकि इसके इफेक्ट को, जो एमीटर रेजिस्टेंस है इसके इफेक्ट को नलीफाई करेगा, नेगलेक्ट करेगा, और ये AC को पास कर रहा है। यही तो आइडियल कंडीशन होती है, AC को पास करना चाहिए, DC को ब्लॉक करना चाहिए, और वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो इम्पीडेंस कपलिंग है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये हमारा ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। जो बाईपास कैपेसिटर होता है उसको हम एमीटर बाईपास कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पूरा मल्टी स्टेज और उसकी कपलिंग कैपेसिटर के बारे में। अब हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म आती हैं कैपेसिटर की, बेसिक टर्म क्या होती हैं।
देखो सबसे पहले बेसिक टर्म आती है गेन। पूछता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की गेन क्या होती है। एक वन लाइनर में आ जाता है तो पूछता है गेन क्या होती है। रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। क्या आएगा, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट टू इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। गेन ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की गेन होती है वो आउटपुट अपॉन टू इनपुट का रेशियो होता है। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान में रखना है, गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। फॉर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर गेन इज ओवरऑल गेन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर। अब मल्टी स्टेज हम यूज कर रहे हैं तो मल्टी स्टेज की जो गेन होती है वो ओवरऑल गेन होती है। ओवरऑल गेन का मतलब हो गया जो इंडिविजुअल स्टेजेस होती हैं एम्पलीफायर की उनकी गेन का मल्टीप्लिकेशन, ये ओवरऑल गेन है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो गेन होती है वो कैसे निकलती है, इंडिविजुअल स्टेजेस की गेन का मल्टीप्लिकेशन हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की गेन यहाँ पर होती है। वाई यूजिंग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर गेन ऑफ एम्पलीफायर इज इम्प्रूव। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज करने से जो गेन थी क्या हो रही थी, गेन ऑफ एम्पलीफायर इज इम्प्रूव्ड। क्या हो रही थी, गेन इज इम्प्रूव्ड। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज करने से गेन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल गेन निकालने का फॉर्मूला आ जाता है, बार बार पूछता है जो ओवरऑल गेन होती है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की वो क्या होती है, इंडिविजुअल एम्पलीफायर की गेन का मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जितनी हम गेन यूज करेंगे, जितने हम स्टेजेस यूज करेंगे 1 2 3 और आगे भी इससे यूज करेंगे तो हम इसकी गुणा करते चले जाएंगे। अब आ जाता है फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। पूछता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स होती है वो किस किस के बीच में ग्राफ होती है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स होती है वो कर्व होती है। द कर्व बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड गेन इज नोन एज फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या है, ये कर्व है किस किस के बीच में, गेन के और फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या है, ये कर्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स बोलते हैं। द कर्व बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड गेन इज नोन एज फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। एज फ्रिक्वेंसी इंक्रीज फ्रॉम जीरो द गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्रीज। अब आप देख सकते हैं जैसे ही जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो गेन भी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब कहाँ तक हो रही है, एट रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी गेन इज मैक्सिमम। जैसे ही फ्रिक्वेंसी हमारी रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर पहुँचेगी तो गेन हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आफ्टर फ्रिक्वेंसी रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी गेन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स होती है वो किसके बीच में होता है, ये कर्व होता है गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच में। अब इसमें पूछेगा जैसे ही जैसे फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं गेन भी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब कहाँ तक इंक्रीज होगी, रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी तक। आफ्टर रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी गेन हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी गेन बढ़ेगी और रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे ही रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी आगे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो गेन हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगली टर्म आती है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की, डेसिबल गेन। वो तो हमने पढ़ी थी नॉर्मल गेन, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डेसिबल गेन। गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टैंडर्ड यूनिट नोन एज वेल और डेसिबल। आता है वेल और डेसिबल क्या होते हैं, तो गेन को जब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उनको हम वेल और डेसिबल कहते हैं, वेल और डेसिबल। पावर गेन, अब 3 प्रकार की गेन होती हैं, एक होती है पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन। तो हम यहाँ सबसे पहले पावर गेन पढ़ लेते हैं नॉर्मल। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पावर गेन पढ़ेंगे। नॉर्मल पावर गेन आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब किसकी गेन निकाल रहे हैं हम, पावर की, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का अनुपात हमारा क्या हो जाएगी, नॉर्मल पावर गेन हो जाएगी। अब हमें इसको क्या करना है, डेसिबल और वेल में ज्ञात करना है। तो पावर गेन इन वेल इज इक्वल टू log 10 पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट।
तो ये किस में हो गई, बेल में हो गई। अब डेसिबल में हम ज्ञात कर रहे हैं, डेसिबल में हम ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पर एक बेल जो होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक बेल है, एक बेल की जगह हम क्या कर देंगे 10 डेसिबल रख देंगे। तो पावर गेन इन डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एक नंबर में फॉर्मूला आता है गेन का, बोलता है पावर गेन इन डेसिबल। जब पावर गेन डेसिबल में पूछेगा, फॉर्मूला दे रखा होगा ऑप्शन में, तो वहाँ पर आपका ये ऑप्शन दे रखा होगा 10 लॉग बेस 10 आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का अनुपात। तो नॉर्मल पावर गेन आपको ध्यान रखनी है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और जब पावर गेन डेसिबल में फाइंड कराए तो 10 लॉग आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये फार्मूला आपको बेस्ट है और ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं वोल्टेज गेन। जब वोल्टेज गेन निकालेंगे तो वोल्टेज गेन देखो सबसे पहले नॉर्मल में आप फाइंड करोगे तो आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज वही हो जाएगा। तो हम निकालते हैं, बेल में निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो log 10 देखो सबसे पहले जैसे हमारा P बराबर V² R होता है और I² इंटू R होता है, ठीक है। जब वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे बेल में तो यहाँ होता था आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ से B आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R, इनपुट वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R, सेम रेजिस्टेंस है कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log बेस 10 आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो वोल्टेज गेन इन बेल इज इक्वल टू 2 log 10 आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। और जब इसको डेसिबल में फाइंड करोगे तो आप जानते हैं 1 वेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, तो 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 20। तो 20 log 10 आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज गेन और पावर गेन, वहाँ पर पावर गेन में यहाँ पर डेसिबल में 10 यूज होता था, यहाँ पर 20 यूज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर में होती है ना ये वो पावर और वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, स्क्वायर में हो गया तो स्क्वायर जो आगे आ जाता है लॉग में। ऐसे ही हम यहाँ पर करंट गेन फाइंड करते हैं। जब करंट गेन फाइंड करेंगे तो ये वाले फार्मूला हम पावर की जगह, आउटपुट पावर की जगह आउटपुट करंट और इनपुट की जगह इनपुट करंट रख देंगे। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा करंट गेन इन वेल इज इक्वल टू log बेस 10 आउटपुट पावर की वैल्यू आउटपुट करंट का स्क्वायर इंटू R, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, ऐसी इनपुट करंट का स्क्वायर इंटू R, R से R कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का स्क्वायर। अब आप जानते हैं स्क्वायर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो जब गेन निकालेंगे हम, करंट गेन निकालेंगे बेल में, तो 2 log बेस 10 आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अब जब इसी को हम किस में फाइंड करेंगे, डेसिबल में फाइंड करेंगे, तो आप जानते हो 1 वेल इज इक्वल टू कितना होता है 10 डेसिबल होते हैं, 10 गुना होता है डेसिबल का। तो एक वेल यहाँ पर जब इसका 2 डेसिबल बराबर कितना हो जाएगा, 2 डेसिबल बराबर 20 डेसिबल हो जाएंगे। और जो 2 की जगह रख देते हैं हम यहाँ पर, और जब 2 वेल की जगह 20 डेसिबल हमने यहाँ पर रख दिए, तो ये बन गई हमारी करंट गेन और वोल्टेज गेन। अब हम आपको ध्यान रखना होगा जो पावर गेन थी वो तो था डेसिबल में नॉर्मल log 10 आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, लेकिन जब वोल्टेज गेन निकालोगे डेसिबल में तो यहाँ पर 20 log बेस 10 आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ऐसे ही करंट गेन निकालोगे डेसिबल में तो कितना हो जाएगा 20 log बेस 10 आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अब अगला सेशन हमारा देखो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर विच गेन इक्वल टू 0.707 टाइम्स और मोर देन दिस इट इज़ नोन एज बैंडविड्थ। यानी कि बैंडविड्थ जो होती है देखो ये फ्रिक्वेंसी और किसके बीच में, वोल्टेज गेन। अब आपको ये देखना होगा यहाँ पर भी कपलिंग कैपेसिटर यूज हो रहे हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं ये सब क्या हैं, कपलिंग कैपेसिटर है। यहाँ पर भी एक अगर हमें अदर स्टेट
जोड़नी होगी तो हम यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर का यूज करेंगे। और ये कपलिंग कैपेसिटर मैं बता चुका हूँ आपको 10 माइक्रोफैरड के होते हैं और गैंग कैपेसिटर हमारे कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारा एमीटर बाईपास कैपेसिटर है। अब ये जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर होता है ये 100 माइक्रोफैरड का होता है। अब यहाँ पर ये R1 R2 ये और RC जो है ये किस लिए यूज हो रहा है, बाइसिंग और स्टेबलाइजेशन के लिए हो रहे हैं ट्रांजिस्टर की। और इतना आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।